वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया है। करीब एक महीने पहले अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही वो बीमार चल रहे थे। 71 साल के अहमद पटेल ने तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह ही निधन हुआ है। हमारे सहयोगी अरुण फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, अहमद पटेल के निधन से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अहमद पटेल का राजनीतिक रसूख और राजनीतिक कद, उनकी रणनीति, उनका अनुभव अक्रॉस द पार्टी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे ही ट्वीट किया उनके निधन को लेकर के, उसको अपूरणीय क्षति बताया। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और समाजवादी पार्टी तमाम जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टियों के दीगर, सभी लोग कंडोलेंस अपना दे रहे हैं और अहमद पटेल को अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनको एक पिलर के रूप में, सोनिया गांधी ने कहा कि वो एक पिलर थे, राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी एसेट थी। तो इस तरह के शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है और किसी की मृत्यु के बाद उसको किस तरह से याद किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अहमद पटेल इस देश के चंद राजनीतिक शख्सियतों में से एक है जिनको राजनीति का चाणक्य और अजात शत्रु कहा जाता है। गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे उनके संबंध हैं, थे। और इसके अलावा पार्टी के अंदर कोई भी क्राइसिस होती थी तो उसको हंसते हुए रिजॉल्व करना, उसका समाधान हंसते हुए निकालना, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने याद किया है। तो अहमद पटेल का जो एक्सपीरियंस था पार्टी के लिए, जो उनकी वफादारी थी पार्टी के लिए, जो उन्होंने काम किया, उसको लेकर के क्रॉस द पार्टी लाइन तमाम नेता उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनको सुपुर्दे खाक जब किया जाएगा, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ ही दफन हो जाएगा। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया और ट्वीट करके कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्षों बिताए। वो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात करके अपनी संवेदनाएं जताई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके जिक्र किया है और तेज दिमाग यानी कि कांग्रेस का चाणक्य उन्हें कहा जाता था, बहुत बड़ी क्षति है ये कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस के लिए इसलिए इस समय सबसे बड़ी क्षति इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और सबसे बुरे दौर से जब कोई व्यक्ति संस्थान गुजरता है तो सबसे जो बड़ा उसका एसेट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है उसको। कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए अहमद पटेल जैसे लॉयल, निष्ठावान, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, भूगोल सब कुछ जानते थे, सोनिया गांधी के दाहिने हाथ, उनके राजनीतिक सचिव रह चुके थे, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, उनकी सख्त जरूरत थी, बेहद जरूरत थी। ऐसे समय में उनके निधन से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी रणनीति थी, आप देखिए 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार चलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी, चाहे वो गठबंधन दल के नेताओं को मनाना हो समय समय पर, चाहे उनका समर्थन लेना हो, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का संसद में किस तरह समर्थन लेना था, ये कोई अहमद पटेल से सीखे। 206 ही सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चली। अहमद पटेल का राजनीतिक रसूख, उनका रणनीतिक कौशल ही था ये कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को, जब भी सरकार संकट में फंसती थी, या तो वो सदन से वॉकआउट कर जाते थे, जिससे नंबर गेम में कांग्रेस की सरकार बाजी मार जाती थी, या फिर वो कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दे देते थे। आप देखिए कि 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई। शरद पवार, ममता बनर्जी, करुणानिधि, इतने बड़े बड़े नेताओं को साधना, उनको साथ लेके चलना, ये अहमद पटेल के रणनीतिक कौशल का ही नतीजा था। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि सोनिया गांधी के जबान से जो भी शब्द निकल जाता था, उसको धरातल पर लाना, उसको हकीकत बनाना, उसको इंप्लीमेंट कर देना पार्टी और सरकार में, ये अहमद पटेल का ही काम था। तो आप देखिए, बिल्कुल बहुत अहम बात है अरुण, और यही ट्वीट सोनिया गांधी ने किया भी है कि एक वफादार साथी और सच्चा दोस्त खोया है। इस बीच राहुल गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया और ट्वीट कर लिखा, ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस का स्तंभ थे, वो कांग्रेस के लिए जीते थे और सांसें लेते थे। पार्टी के सबसे बुरे दिनों में भी वो हमेशा साथ खड़े रहे। वो सच्चे मायनों में धरोहर थे, हम उन्हें याद करेंगे। फैजल, मुमताज और पूरे परिवार के साथ मेरा प्यार और संवेदनाएं। अरुण, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जो सोनिया गांधी ने ट्वीट किया है, उससे साफ पता चलता है क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस में एक ब्रिज का काम कर रहे थे और रूठों को कैसे मनाना है, जो बात अहमद पटेल ने कही, उसको नकारना कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। वो नकारना इसलिए भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो मुस्कुरा करके कठिन से कठिन और कड़ी से कड़ी बात कह देते थे। उनको इसीलिए जाना जाता था, जैसा कि उनके खास दोस्त दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कितने भी गुस्से में आप अहमद पटेल के जाइए,
पास वो मुस्कुरा करके आपका सारा गुस्सा ठंडा करके आपकी बात सुनते थे और कोई ना कोई हल या नतीजा निकाल देते थे। मैंने कई ऐसी क्राइसिस देखी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसे राहुल गांधी ने जब जो अध्यादेश था दोषियों को चुनाव न लड़ने देने संबंधित, जो लालू यादव पर उसी समय लागू हुआ था, जो उनको बचाने की जुगत थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसके पीछे कहा जाता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार थे सोनिया गांधी ने से बात करके सब कुछ हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने जब उस अध्यादेश को फाड़ दिया था सरेआम, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे जो विदेश के दौरे पर थे, उस पूरे मामले को अहमद पटेल ने किस तरह से संभाला। इसके अलावा 10 साल जब उनकी सरकार चली तो जब भी गठबंधन के दल समर्थन वापस लेने की बात कहते थे या कोई महत्वपूर्ण बिल जब सदन में आता था, उस समय चाहे आप बड़े फूड बिल की बात आप करिए, चाहे आरटीआई की बात करिए, आप चाहे मनरेगा की बात करिए, जितने भी लेजिस्लेशन पास हुए हैं उन सबके पीछे सभी राजनीतिक दलों को साधना, ये बड़ी उनकी खासियत थी और इसके लिए वो जरूर याद किए जाएंगे। निवार तूफान से निपटने के लिए पुदुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर हैं। तूफान के समुद्र तट से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी समुद्र के तटों का हाल जानने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि तूफान से भारी नुकसान हो सकता है। The cyclone which will be have a velocity of about 100 to 110 kilometers, because the trees will be uprooted and the roads will be damaged. इसीलिए जहां भी पेड़ों से नुकसान हो सकता है वहां पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया। जहां बोर्ड और होर्डिंग परेशानी की वजह बन सकते हैं, वहां पुलिस की टीमें लोगों को समझाने के लिए पहुंच गईं। खतरनाक लग रहे हर बोर्ड को या तो उतार दिया गया या फिर मजबूती से बांध दिया गया। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। इमरजेंसी सेंटर की स्क्रीन को भी टच स्क्रीन बनाया गया है ताकि किसी भी जानकारी पर उंगली रखते ही उससे जुड़ी सारी डिटेल दिखने लगे। अनुमान है कि तूफान का असर 2 राज्यों के पूरे समुद्र तट पर हो सकता है। There will be a widespread rainfall in south coastal districts and Rayalaseema districts. इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें खतरे वाली जगहों को खाली कराने में जुटी हैं। और प्रधानमंत्री ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान के पहुंचने पर पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसलिए इन दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुदुचेरी में सरकार ने सभी दुकानों और दफ्तरों को 26 नवंबर की सुबह 9 बजे तक बंद रखने को कहा गया है और तमिलनाडु में भी बुधवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई। दोनों ही राज्यों की सरकारों ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। इसके अलावा जिन जिलों में तूफान के सबसे ज्यादा असर का अनुमान है, वहां बड़ी संख्या में राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। निवार तूफान के पहुंचने से पहले ही समुद्र के तट पर और समुद्र के किनारे बसे जिलों में असर भी दिखने लग गया, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया। सबसे ज्यादा परेशानी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों के लिए है। इसलिए बारिश से बचने के लिए लोगों ने झोपड़ियों को ढकना शुरू कर दिया। जहां आसपास कुछ मजबूत मकान हैं, वहां लोगों ने अपना जरूरी सामान उन मजबूत घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने बाजारों में पहुंचकर खाने पीने के सामान की जमकर खरीदारी की। ये तैयारी इसलिए की गई ताकि अगर तूफान का असर बाजारों पर हो तो घरों में खाने पीने का सामान कम न पड़े। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भारी भीड़ केवल तूफान के डर की वजह से जमा हो गई। तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया, जिनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान कर दिया। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगाई जा चुकी है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें उठने के अलावा तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट जिलों पर बारिश शुरू हुआ है। जिन राज्यों में खतरा कम है, तैयारियां वहां भी पूरी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सभी अहम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान से निपटने का एक्शन प्लान बनाया। बैठक में कई जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।
अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में कल शाम को ही तूफान के असर से जोरदार बारिश हुई, जिससे वहां की सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखाई पड़े। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। तो निवार तूफान आज पुदुचेरी और तमिलनाडु पर आफत लेकर आया है, समुद्र तट से टकराएगा। इसके लिए 3 राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। 30 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा 20 अतिरिक्त टीमें भी हैं और नौसेना की मदद भी ली जाएगी, यानी कि तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तमिलनाडु में तो आज सरकारी छुट्टी है। इसके अलावा पुदुचेरी में सरकारी दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। नौसेना के जहाज, राहत बचाव की टीमें तैयार हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच आशंका ये है कि जब समुद्र तट से ये तूफान टकराएगा तो फिर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से घरों में रहने के ही निर्देश दिए गए हैं। जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 3 राज्यों में इसका असर है। तमिलनाडु, इसके अलावा पुदुचेरी में भी वहां पर हाई अलर्ट है। प्रशासन की टीमें तैनात हैं और सबसे ज़्यादा खतरा तमिलनाडु और पुदुचेरी पर बना हुआ है। कोरोना संकट के बावजूद देश भर के बाजारों में भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। घरों से बाहर निकल रहे कई लोग कोरोना के नियमों की भी अनदेखी करते दिख रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के कमला नगर बाजार से भी सामने आई, जहां इतनी भीड़ दिखी कि लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। पैर रखने तक की जगह बाजार में नजर नहीं आई। भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो किसी में कोरोना वायरस का खौफ दिखाई नहीं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कमला मार्केट की। जो व्यवस्था है उसको मेंटेन कराने के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात देहरादून के एक बाजार में भी दिखे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग ठीक से मास्क तक लगाए नजर नहीं आए। लोग खरीदारी ऐसे करते दिखे जैसे हालात पहले की तरह सामान्य हो गए हों। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग छोटे बच्चों को बाजार में लेकर पहुंच गए, वो भी बिना मास्क के। ये हालात तब हैं जब बुजुर्गों और बच्चों से लगातार घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। एक तरफ गुजरात में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। गुजरात के बोटाद में बीजेपी सांसद शंभू टुंडिया के स्वागत में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और भीड़ के साथ सड़कों पर नाचते दिखे। यही नहीं, सांसद शंभू टुंडिया के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस बीच कोरोना नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शरणार्थियों के कैंप पर कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसे संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहां पिछले 1 हफ्ते से शरणार्थियों के अवैध कैंपों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। और इसी कड़ी में राजधानी पेरिस में मौजूद शरणार्थियों के एक और अवैध कैंप को पुलिस ने हटाना शुरू किया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। इस दौरान वहां एक जोरदार धमाका हुआ। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। हिंसा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। अवैध शरणार्थी कैंप हटाने से नाराज कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कोई उनसे बहस करता नजर आया तो कोई हाथापाई पर उतारू दिखा, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर सख्ती करनी पड़ी। एक सर्वे में पीएम को सोशल मीडिया पर देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चेक ब्रांड नाम की निजी एजेंसी के सर्वे में यह बात सामने आई कि अगस्त से अक्टूबर के बीच ट्विटर, यूट्यूब और गूगल पर पीएम मोदी से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा देखी गईं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली का मुद्दा उठाया और पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए पीएम से दखल की अपील की। खबर है कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो सकते हैं। अभी ये दोनों खिलाड़ी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन दोनों पर एनसीए की बैठक में ये बात सामने आई कि दोनों की फिटनेस में बहुत सुधार नहीं आया है और इस बारे में बीसीसीआई को भी बता दिया गया है। यानी टेस्ट सीरीज में भी रोहित और ईशांत के खेलने की उम्मीद काफी कम हो गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बांध बनाने पर समझौता हो गया। दोनों देशों के इस फैसले से काबुल के 20 लाख लोगों को साफ पानी मिल पाएगा।
आज दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक इन चारों राज्यों से महाराष्ट्र में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसको देखते हुए और सख्ती बरती जा रही है। हमें नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर संख्या बढ़ रही है या कुछ अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कुछ इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वक्त हमारे को कुछ जो हमने आज ढील दी गई है, वो ढील जो दी गई है उसमें कुछ और सख्ती से काम करना ज़रूरी है। लॉकडाउन ये हमारे आज फिलहाल आज की सिचुएशन में तो भी बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है या उस बारे में कोई विचार हमारा चल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ग्राम प्रधान का महिला से मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि यह वीडियो वहां के गंभीरपुर इलाके का है, जहां ग्राम प्रधान की ओर से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। वायरल वीडियो में दिखा कि एक महिला ने अपना विरोध जताते हुए ग्राम प्रधान का कॉलर पकड़ लिया, जिसकी वजह से आग बबूला ग्राम प्रधान ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। बात बिगड़ती देख एक दूसरे शख्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ और महिलाएं वहां आ गईं और ग्राम प्रधान से भिड़ गईं, जिसके बाद लड़ाई रोकने की कोशिश करने वाला शख्स भड़क गया। उसने आओ देखा ना ताओ और महिलाओं को खेत में दौड़ा कर थप्पड़ मारने लगा। बताया गया कि यह वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने महिलाओं से मारपीट करने के आरोप में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। प्रधान को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। बताया गया कि जिस जमीन पर पंचायत भवन बनवाया जा रहा था, उसके आसपास की जमीन के मालिकों ने आरोप लगाया कि इस निर्माण कार्य में उनकी जमीन का कुछ हिस्सा भी हथिया लिया गया है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया और विवाद बढ़ गया। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 109 लोगों की मौत हुई। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 5,40,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में करीब 5000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। सऊदी अरब के एक बड़े तेल डिपो पर हुए मिसाइल हमले से वहां हड़कंप मच गया। इस मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने ली, जिन्होंने वहां के जद्दा शहर में मौजूद एक तेल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया। मिसाइल हमले के बाद वहां आग लग गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ियों को वहां रवाना किया गया। हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में वहां खास नुकसान नहीं हुआ। वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ आग को भी बुझा लिया गया। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि दी गई। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई को गुवाहाटी में श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तरुण गोगोई का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार विधानसभा के बाहर लेफ्ट के कुछ कार्यकर्ताओं ने वैशाली दरिंदगी मामले पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आरोप है कि कुछ दिन पहले वैशाली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को जिंदा जला दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हत्या को आत्महत्या की साजिश बताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी। तेज बहादुर ने अपनी इस याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द किया। तेज बहादुर ने पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से पीएम के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड भी बर्फ से ढक गई, जिसकी वजह से फिलहाल इसे बंद कर दिया गया। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की नई जर्सी की तस्वीर शेयर की। इसी जर्सी को पहनकर टीम इंडिया मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उतरेगी। जयपुर में सड़क पर चल रहे एक स्कूटर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही उस पर सवार दोनों लड़कियों ने स्कूटर को सड़क के किनारे खड़ा किया और वहां से तेजी से दूर हट गई। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूटर के तेल की टंकी धमाके के साथ फट गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वालों ने आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई और स्कूटर पूरी तरीके से जल गया।
यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद कानून के मसौदे पर मोहर लगा दी। न्यूज 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में लव जिहाद कानून का मसौदा पेश किया गया, जिसको मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। खबर है कि अब इस अध्यादेश को राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करेगी। लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया गया और 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें है, जबकि 15 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी ऐसे मामलों में वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिला अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से धोखा देने का अब तक काम होता रहा है, वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। एमसीडी का दावा है कि अब तक नवंबर महीने में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा दिल्ली सरकार बता रही है, मौतें उससे ज्यादा हुई हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक नवंबर महीने में अब तक कोरोना से कुल 2001 मौतें हुई हैं। वहीं एमसीडी अपने अंतर्गत आने वाले सभी शमशान घाटों पर हुए दाह संस्कार के आंकड़ों को जोड़कर दावा कर रही है कि नवंबर में अब तक कुल 2559 मौतें हुई हैं। लोगों के परिजनों की दुखद मौतें हो रही हैं। उस मौतों के आंकड़ों को भी दिल्ली सरकार द्वारा छुपाया जा रहा है। दिल्ली में लगभग नवंबर के महीने में ही 2000 से ज़्यादा मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था आप बेहतर नहीं कर सकते, दिल्ली को नहीं संभाल सकते, तो कुर्सी छोड़ दो। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कोरोना की रोकथाम में दिल्ली सरकार के काम को बेहतर बताया। उन्होंने लिखा, दिल्ली में भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले कोरोना से होने वाली मौतों की दर कम है। तेजी से आईसीयू में बेड की व्यवस्था और दूसरी मेडिकल सुविधाओं ने ऐसा करने में मदद की। हम हर एक जिंदगी को बचाने में जुटे हुए हैं। पश्चिम एशिया के देश यमन में चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सोमालिया में तबाही मचाने के बाद चक्रवात ने यमन के एक द्वीप पर दस्तक दी, जिसका असर वहां के रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा। अरब सागर से उठे गति नाम के इस चक्रवात की वजह से यमन के सोकोत्रा द्वीप पर भारी बारिश हुई और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। बाढ़ की वजह से तो हालात और भी खराब हो गए। कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं, जबकि जगह जगह पानी भरने से लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान की भी खबर है। आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामांकन की सूची जारी की। आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामांकन की सूची जारी की। इसमें विराट कोहली को 4 पुरस्कारों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड के नामांकन के लिए चुना गया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए आर अश्विन को भी नामांकन मिला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर 20 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही एक आरोपी पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के लिए जरूरी RT-PCR टेस्ट का दाम 400 रुपए किए जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी फिलहाल 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनमें कितने खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक थाने के 16 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही उन तमाम लोगों के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं जो पिछले दिनों इन पुलिस वालों के संपर्क में आए। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार थाने को सील किया है 5 दिवस के लिए। चीन के शंघाई से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना काल में छात्रों को महामारी से बचाने के लिए एक स्कूल की कैंटीन में स्मार्ट रोबोट उतार दिए गए। अब वहां खाना पकाने से लेकर खाना परोसने तक हर काम रोबोट के जिम्मे है। इसलिए कैंटीन में छात्रों के अलावा कोई और इंसान नजर ही नहीं आया। रोबोट ही रसोइये बने दिखे और कैंटीन के बाकी कर्मचारियों का जिम्मा भी वो खुद ही संभालते नजर आए। खाना छात्रों को परोसने के लिए भी कैंटीन में अलग अलग काउंटर की बजाय एक कन्वेयर बेल्ट लगी दिखी। रोबोट ने अलग अलग कटोरियों में तैयार खाना उस पर रखा और छात्रों ने अपनी पसंद की चीजें उठा ली। कैंटीन जैसी जगह पर कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और खाने पर दसियों लोगों के बार बार हाथ लगने की गुंजाइश रहती है, लेकिन शंघाई के इस स्कूल ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया। रोबोट और कन्वेयर बेल्ट के इंतजाम की वजह से कैंटीन में किसी ने भी खाने को छुआ नहीं, और तो और छात्रों और स्टाफ का एक दूसरे से आमना सामना भी नहीं हुआ, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो गया। सिर्फ सुरक्षा के ही लिहाज से नहीं, इन रोबोट की स्पीड का भी कोई सानी नहीं। बताया गया कि ये सिर्फ 1.25 घंटे में इतने छात्रों का खाना तैयार कर देते हैं
और जहां पहले कैंटीन में 7 से 8 कर्मचारी लगे रहते थे, अब सिर्फ 2 ऑपरेटरों में ही काम हो जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश के साथियों को पकड़कर पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला। बताया गया कि पकड़े गए 3 बदमाशों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया और 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को भगाने में मदद भी की, जिसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ लिया और फिर शहर भर में उनका जुलूस निकाला। इस बीच उन बदमाशों को डंडों से जमकर पीटा गया। इतना ही नहीं, पुलिस के कहने पर बदमाश सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते भी नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच पुलिस वालों ने उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ भी बरसाए। बाद में उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन पर राज्यों से खुलकर बात की और यह कहा कि वैक्सीन बनाने पर दुनिया भर में चल रहे काम पर सरकार की नजर है, लेकिन वैक्सीन लोगों को देने के लिए तैयार कब होगी, इसका फैसला केवल वैज्ञानिक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को दी जाएगी, जिनके कोरोना की चपेट में आने की आशंका सबसे ज्यादा। लेकिन पीएम ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन देने पर कोई भी फैसला राज्य सरकारों की सलाह लेने के बाद ही लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन और पुलिस एक्शन में आ गई। हाईकोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों के साथ राज्य भर में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कई जिलों में कोरोना के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। प्रयागराज से सामने आई तस्वीर में पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की जांच करती नजर आई। सभी सड़कों और चौराहे पर पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई और मास्क लगाने पर खासा जोर दिया गया। प्रयागराज में भी इस समय कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त है। इतना ही नहीं, बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस बीच पुलिस के बड़े अधिकारी भी सड़कों पर तैनात दिखाई दिए। कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क नहीं टहलेगा, इस बात को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। राज्य के दूसरे जिलों में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। क्योंकि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कई सख्त निर्देश दिए गए, जिनके मुताबिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर 24 घंटे ड्रोन से निगरानी रखनी होगी ताकि मास्क न पहनने वालों की पहचान की जा सके। कोरोना के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने कम से कम अगले 30 दिनों तक इस तरह की निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने 6 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की बात कही। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इन 6 जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके साथ ही खुले में खाने पीने का सामान न बेचने के आदेश को भी अगले 6 हफ्तों तक और बढ़ा दिया गया। चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूना लेने के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से रवाना किया गया, जिसे हाइनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो ऊपर की तरफ उठने लगा। कुछ ही सेकंड में रॉकेट आसमान में पहुंच गया। जल्द ही रॉकेट ने जरूरी रफ्तार हासिल कर ली और आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। लॉन्च कामयाब होते ही वहां मौजूद वैज्ञानिक जश्न मनाने लगे। बताया गया कि सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष यान 3 दिन में चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। इससे पहले वहां के अंतरिक्ष केंद्र में जरूरी तैयारियां पूरी की गईं। अंतरिक्ष यान को रॉकेट से जोड़ने के बाद उसे लॉन्च पैड तक लाया गया और फिर ईंधन भरकर उसे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट से 6 करोड़ की कोकेन बरामद की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक विदेशी यात्री से 6 करोड़ की कोकेन बरामद की, जिसे आरोपी बैग में छिपाकर मुंबई लाया था। यूपी में लव जिहाद पर कानून का प्रस्ताव पास होने पर मौलाना सुफियान निजामी ने नाराजगी जाहिर की। पहले से जो कानून मौजूद थे उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। नए कानून बनाने की मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई जरूरत थी। लखनऊ में किन्नरों ने लोगों से कोरोना और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। झारखंड के धनबाद में कोर्ट मैरिज करने वाले पति पत्नी ने परिवार से जान का खतरा होने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में आत्मसमर्पण कर सुरक्षा की गुहार लगाई। राजस्थान के अलवर में 17 साल की नाबालिग लड़की की गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में प्रशासन ने भूमाफिया दिलीप मिश्रा की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति पर मशीन चलवा दी।
महाराष्ट्र के नागपुर में इस बार संतरों की बम्पर पैदावार होने पर किसानों और कारोबारियों ने अच्छी कमाई होने की उम्मीद जाहिर की। कटरा में माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर लगभग 8 महीने के बाद ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई। कोरोना की वजह से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में चाय बेचने वाले की लड़की अनमोल अहिरवार का एडमिशन IIT कानपुर में हो गया, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गया। सर, अपनी सफलता का मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी और पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि सर इन्हीं ने मेहनत करी है शुरू से आखिरी तक में। MP के सीहोर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें गुरु प्रसाद शर्मा नाम के एक बीजेपी नेता पर एयर गन तानने वाले आरोपी की उनके समर्थकों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है और उसने बेवजह बीजेपी नेता के पास पहुंचकर उन्हें गोली से मारने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी नेता गुरु प्रसाद शर्मा की फुर्ती की वजह से वो गोली हवा में चली। जब ये बात उनके समर्थकों को पता चली तो उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी लात घूंसों से खूब पिटाई की। ये लोग आरोपी को जमीन पर लेटाकर भी काफी देर तक मारते रहे। ऐसे में वहां मौजूद कुछ लड़के आरोपी को छुड़ाने की अपील भी करते नजर आए। मारपीट के बाद आरोपी को 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गए। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और भरोसा दिया कि उसके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। एयर पिस्टल से फायर किया था, वो भी जब्त कर लिया गया है। हमले में बीजेपी नेता गुरु प्रसाद शर्मा के माथे पर चोट आई। बाद में उनसे पूछताछ के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में रैंडम चुने गए कुछ लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। जिला प्रशासन ने शाम के वक्त दिल्ली से गाजियाबाद लौटने वाले लोगों की जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली की सीमा पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई और दिल्ली से यूपी लौटने वाले लोगों को रैंडम चुनकर उनके टेस्ट किए गए। इस बीच कोरोना टेस्ट करवाने वाले लोगों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन बारी बारी से सबके टेस्ट किए गए और उनसे सैंपल लेने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। दिल्ली में इस समय एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, गाजियाबाद में उतना नहीं है। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इस जांच से ट्रैफिक पर असर न हो, इसका भी ख्याल रखा गया। कोरोना की जांच के साथ ही प्रशासन ने मास्क लगाने पर भी सख्ती बढ़ा दी है। जर्मनी की नौसेना ने भूमध्य सागर में तुर्की के एक मालवाहक जहाज को रोककर उसकी तलाशी ली। जर्मनी को शक था कि तुर्की इस मालवाहक जहाज से लीबिया में जारी गृह युद्ध के लिए हथियारों का जखीरा भेज रहा। और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जर्मनी की नौसेना ने भूमध्य सागर में तुर्की के मालवाहक जहाज को घेर लिया। हेलीकॉप्टर के अंदर से उसके जवान मालवाहक जहाज पर एक एक कर उतरते नजर आए। जहाज के अंदर पहुंचते ही उन्होंने चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया और अपनी छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान कुछ जवान जहाज पर मौजूद लोगों से जोर जबरदस्ती भी करते दिखाई दिए। इस पूरी कार्रवाई को उस वक्त अंजाम दिया गया जब तुर्की का ये मालवाहक जहाज लीबिया के तट की तरफ जा रहा था। हालांकि जांच के दौरान जवानों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं तुर्की ने इस पूरी घटना पर अपनी नाराजगी जताई। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के बाहर खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने रोक दिया। दंपति ने बताया कि करीब 4 महीने पहले उनकी 5 साल की बच्ची का रेप किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की, लेकिन आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया और इसके लिए उन्होंने ओडिशा विधानसभा के बाहर की जगह को चुना। लेकिन इस बात का पता जैसे ही वहां तैनात पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों को चला, वो दौड़कर वहां पहुंचे और पति के साथ खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश कर रही महिला के हाथों से मिट्टी के तेल की बोतल को छीनकर उसे सड़क पर फेंक दिया। ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई और उस महिला से माचिस लेना मुश्किल हो गया। वो लगातार इंसाफ की मांग करती रही। विधानसभा से बाहर निकल रहे कांग्रेस नेता सुरेश कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वो इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने जैसे तैसे दंपति को काबू में करके एक ऑटो में बिठाया और आगे की पड़ताल के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के जमीन घोटाले में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके करीबियों पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा। न्यूज 18 के ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट है कि फारूक अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और पार्टी का दफ्तर बनवाने का आरोप लगा है, क्योंकि सीबीआई की जांच के मुताबिक जम्मू में उनका जो घर है वो जंगल और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया। इस जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई। हालांकि उन्होंने ये जमीन रोशनी एक्ट के जरिए आवंटित नहीं कराई थी, क्योंकि सीबीआई ने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला ने राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर कब्जा किया था। जांच में उन पर एक और आरोप यह लगा कि उन्होंने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यालय बनवाने के लिए भी जमीन पर अवैध कब्जा किया। यही नहीं, उन पर अपनी बहन को रोशनी एक्ट के जरिए फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा। 20 साल पहले जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के बजाय तब की जम्मू कश्मीर की सरकार ने जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया था।
जिसे 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और फिर इस साल के अक्टूबर महीने में केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वो रोशनी स्कीम में गरीबों तक रोशनी नहीं पहुंची, रोशनी पहुंची फारूक अब्दुल्ला के पास, उनके रिश्तेदारों के पास। कोरोना संकट के बीच मिस्र में गीजा के ऐतिहासिक पिरामिड के ऊपर स्काई डाइविंग की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस कार्यक्रम में स्काई डाइविंग करने वाले दुनिया के माहिर लोग शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना के खतरे के बावजूद ऐतिहासिक पिरामिडों के ऊपर उड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। एक साथ कई लोगों ने वहां स्काई डाइविंग की, जिससे पिरामिड के ऊपर का नजारा और भी खास हो गया। स्काई डाइविंग करने वाले लोग पैराशूट के जरिए काफी देर तक उड़े और फिर जमीन पर लौट आए। उन्होंने इसे यादगार पल बताया। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां पहुंचने वाले सभी लोगों की पहले जांच की गई और तभी उन्हें स्काई डाइविंग करने का मौका मिला। थाईलैंड से एक दिलचस्प खबर सामने आई। वहां रहने वाले ब्रिटेन के एक पियानो वादक ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि बंदरों के लिए परफॉर्मेंस दी। कोरोना काल में भूख से जूझ रहे बंदरों की मदद करने और संगीत का उन पर असर देखने के लिए कलाकार ने बंदरों के लिए पियानो बजाया। और शायद बंदरों को पियानो की धुन इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसके पास ही डेरा जमा लिया। लॉबबुरी प्रांत से सामने आए इस वीडियो में कुछ बंदर तो पियानो बजाने वाले कलाकार पॉल बार्टन के कंधे पर बैठे नजर आए। एक तो उनके सिर पर ही जगह बनाए दिखा। बंदर संगीत में इतना रम गए कि पियानो से बिल्कुल चिपक गए, लेकिन इस दौरान कुछ बंदर शरारत करने से भी नहीं चूके। थाईलैंड के लॉबबुरी प्रांत में बंदर लोगों से खाने की चीजें लूट कर पेट भर लिया करते थे। थाईलैंड में घूमने आने वाले पर्यटक भी उन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे, लेकिन कोरोना काल में पर्यटक गायब हैं और अब इन बंदरों को खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं। ऐसे में पॉल बार्टन ने इस बुरे वक्त से गुजर रहे बंदरों को संगीत के जरिए थोड़ा सुकून देने की कोशिश की और लगे हाथ लोगों से भी उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की। I like to play piano for animals that have had stressful life. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस पियानो वादक ने किसी जानवर के लिए अपने संगीत की पेशकश की हो। ये एक दशक से भी ज्यादा वक्त से हाथियों के लिए भी पियानो बजा रहे हैं। मुंबई और ठाणे में शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के 10 ठिकानों पर छापे पड़े। मुंबई और उसके पास ठाणे में शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के घर और दफ्तर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति के शक की वजह से हुई और सभी जगहों पर एक साथ रेड पड़ी। इस समय हम खुद प्रताप सरनायक के घर जो थाने में रहते हैं वहां पर मौजूद है और ईडी की टीमें हैं वो उनके घर पर छापेमारी कर रही हैं। जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे घेर लिया। शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना ये जग जाहिर है। लेकिन शिवसेना ने उसके विधायक पर हुई ईडी की कार्रवाई को साजिश बताया। लेकिन ये सब एक षड्यंत्र है। वीवीआईपी यात्रा के लिए खरीदे गए एयर इंडिया वन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार चेन्नई के लिए रवाना हुए। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने एयर इंडिया वन के सामने नारियल भी फोड़ा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने खेल मंत्रालय से विदेशी खिलाड़ियों के लिए क्वारंटीन के नियमों में छूट मांगी। भारत को अगले साल मार्च में इंडिया ओपन की मेजबानी करनी है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बुजुर्ग वहां एक गुरुद्वारे में सेवादार थे और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और जल्दी ही हम इसको वर्कआउट करेंगे। टीवी कलाकार आशीष रॉय का 55 साल की उम्र में बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थीं और उन्होंने पिछले दिनों डायलिसिस के लिए लोगों से पैसे भी मांगे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में किन्नर समाज के लोगों ने मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ ही आम लोग भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझाने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में किन्नर समाज से जुड़े कुछ लोग भी सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क की अहमियत समझाई। सभी लोग अपनी सेफ्टी रखिए। उन्होंने मोटरसाइकिल और गाड़ियों से जा रहे लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी और इस दौरान जो बिना मास्क के मिला उन्हें मास्क भी दिया। ये यहाँ पर जागरूक करती नजर आ रही हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाएं उनको भी जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के साथ ही सड़क पर निकलते वक्त लोग किसी भी हादसे से बचे रहें, इसके लिए उन्होंने हमेशा सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनकर रखने की अपील भी की। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीट बेल्ट के लिए और मास्क के लिए। ट्रैफिक सिग्नल पर रुके लोगों को कोरोना से बचने और यातायात से जुड़ी जानकारी वाले पर्चे भी बांटे गए। दिल्ली के जाफराबाद इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला सरेआम गोलियां चलाती नजर आई। आरोप है कि उसका एक दुकानदार से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्साई महिला ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद एक आदमी ने उसे समझाकर वहां से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने इसके बाद भी दुकान के बाहर कई गोलियां चलाई।
इस दौरान उसने खुद को इलाके के एक बदमाश की बहन बताते हुए दुकानदार को धमकी भी दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष संडी संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि बीजेपी भारत के लोगों पर ही सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रही है। बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की PLA, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली से आने वालों की गाजियाबाद में रैंडम जांच शुरू कर दी गई। गाजियाबाद में दिल्ली से आने वाले कुछ लोगों की गाजीपुर बॉर्डर पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून आने का स्वागत किया। वेलकम करते हैं कि इसमें लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। योगी सरकार का अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने का प्रस्ताव पास हो गया। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के छात्र ने एक ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया जो कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज को मॉनिटर करेगा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई लैपटॉप और 1.25 करोड़ के बिटकॉइन भी बरामद किए। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना टेस्ट किट को लैब तक पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि कोरोना टेस्ट के नतीजे जल्द मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर से 180 टन प्याज भरकर पश्चिमी रेलवे की पहली किसान रेल न्यू गुवाहाटी के लिए रवाना कर दी गई। यूपी के प्रयागराज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली काटनी पड़ी। बताया गया कि टावर पर चढ़कर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां बुलाने की मांग करने लगा, जिसे देख वहां मौजूद लोगों के साथ ही पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। कुछ देर में वो और ऊपर चढ़ते हुए टावर की चोटी पर जाकर बैठ गया। हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़े इस आदमी को नीचे उतारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन जब वो नहीं माना तो आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद राहत बचाव अभियान की टीम ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले टावर के आसपास एक बड़ा जाल बांध दिया और फिर उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगे। इस आदमी की जान बचाने के लिए कई इलाकों की बिजली भी काटनी पड़ी। इससे पोषित अधिकांश जगहों की सप्लाई बाधित हुई है। टावर पर चढ़े इस आदमी को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही हालात संभालने के लिए पुलिस का अमला भी तैनात दिखा। बीते 1.5 साल से फरार 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो को पकड़ने के लिए पुलिस ने यूपी के मेरठ में मौजूद उसके मकान को कुर्क कर लिया। बदन सिंह बद्दो पिछले साल 28 मार्च को मेरठ के एक होटल से हुलिया बदलकर फरार हो गया था, जिसे पकड़ने की कार्रवाई पुलिस ने तेज कर दी। पुलिस की एक टीम बदमाश बदन सिंह बद्दो के मकान पर पहुंची और वहां मौजूद कुछ सामान को एक एक कर उठाना शुरू कर दिया। पुलिस ने उस मकान के दरवाजे तक उखाड़ दिए। इसके बाद इलाके के लोगों को एक पुलिस वाले ने माइक के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी। पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। बदन सिंह बद्दो की संपत्ति कुर्क करने की जानकारी इलाके के लोगों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की पूरी टीम गली गली में घूमी और लगातार ढोल भी बजवाया। बताया गया कि बदमाश बदन सिंह बद्दो की तलाश में जुटी पुलिस सीबीआई और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था इंटरपोल की मदद भी ले रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के दिल्ली के शमशान घाट में बदहाली का आरोप लगाने पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की। क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो वीडियो शेयर किया उसके हवाले से उन्होंने दावा किया कि कोरोना से होने वाली मौतों की वजह से दिल्ली के शमशान घाट में हालात बेहद खराब हैं। ये वीडियो दिल्ली के पंजाबी बाग के शमशान घाट का बताया गया, जिसमें चारों तरफ कई शव जलते दिखे। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक पहलू ये नजर आया कि वहां शव ज्यादा थे और अंतिम संस्कार की जगह कम।
नौबत यह आ गई कि वहां का कामकाज देखने वाले शख्स के आगे लोग हाथ जोड़कर मिन्नतें करते नजर आए, लेकिन जगह न होने की वजह से उन्हें बिना अंतिम संस्कार किए शव को वहां से ले जाना पड़ा। कुछ लोग शमशान घाट के लोगों के सामने गिड़गिड़ाए तो कुछ लोगों ने झगड़ा किया, जिसके बाद वहां की व्यवस्था देखने वाला शख्स उनसे सख्ती से बात करता नजर आया। मैं कहाँ लगाऊंगा, मुझे ये सही जवाब बताइए, कहाँ लगाऊं? मैं यहाँ थोड़ी लगा दूंगा। ये वीडियो शेयर करके मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधा दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया और कोरोना से जुड़े इंतजामों को नाकाफी बताया। ना तो दिल्ली के हॉस्पिटल में कोई जगह है और ना ही शमशान घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी मनजिंदर सिंह सिरसा को करारा जवाब दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं और हाल ही में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने सिरसा पर पलटवार करने के लिए इसी मुद्दे को उठाया। सिरसा जी, पहले आप गुल्लक में से नोट गिन रहे थे, अब आप शमशान में लाशें गिन रहे हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात डराने वाले हो गए हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है। ईडी ने शिवसेना विधायक के बेटे से 6 घंटे पूछताछ की। मुंबई में ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग से 6 घंटे तक पूछताछ की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बीच बाजार लाठियां बरसाकर उनका जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर एनडीए विधायकों को फोन करके भड़काने का आरोप लगाया। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने 400 अंकों की बढ़त के साथ इतिहास में पहली बार 30,000 का आंकड़ा पार कर लिया। बिहार के मधेपुरा में घर में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का लखनऊ के अस्पताल में निधन हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 6 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की भीड़ वाले इलाकों में 24 घंटे ड्रोन से लोगों की मास्क की निगरानी का आदेश दिया। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास एक आदमी की जेब में रखे मोबाइल को चुराने का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर पिछले कुछ दिनों से की जा रही सख्ती का असर दिखने लगा। मास्क पहने बिना बाहर निकलने वाले लोगों का चालान काटने के लिए पुलिस के जवान दिल्ली के कई इलाकों में मौजूद रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले पुलिस को बिना मास्क पहने बहुत कम लोग नजर आए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस के साथ सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन सभी ने वहां से दिल्ली में दाखिल होने वाली बसों को रोककर यह देखा कि कहीं बस के अंदर कोई शख्स बिना मास्क के तो नहीं बैठा हुआ। बताया गया कि बॉर्डर पर भी पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले ऐसे बहुत कम लोग पुलिस की पकड़ में आए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। पिछले 3 दिनों में कल सबसे कम चालान कटे हैं। आज भी सुबह से स्थिति जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। दिल्ली के बाकी इलाकों की तरह चिराग दिल्ली इलाके में भी सुबह से ही बैरिकेड लगाकर पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर नजर रखी। हालांकि वहां भी कई घंटे मुस्तैद रहने के बावजूद पुलिस को दोपहर तक कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जो बिना मास्क के गाड़ी चला रहा हो। दिल्ली पुलिस सुबह सुबह बैरिकेडिंग करके लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। पहले दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई तेज की और लोगों ने भी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में खूनी हमलों को अंजाम देने के लिए तालिबान ड्रोन की मदद ले रहा है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी की प्रमुख ने बताया कि तालिबान ने पिछले कुछ हमलों में खिलौनों की तरह इस्तेमाल होने वाले छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनमें विस्फोटक लादकर उन्हें सरकारी इमारतों और सेना के ठिकानों पर गिराया गया। तालिबान के इन ड्रोन हमलों में कई लोग मारे गए थे, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए। तालिबान के इस नए हथियार को देखते हुए वहां इस तरह के ड्रोन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की मांग की गई है। दिल्ली में लोगों को मुफ्त मास्क बांटने के लिए पहले मास्क बैंक की शुरुआत की गई। खास बात यह कि इस बैंक से न सिर्फ मास्क लिया जा सकता है, बल्कि अगर कोई चाहे तो बैंक को मास्क दे भी सकता है। जिसकी शुरुआत बीजेपी के कब्जे वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर के घर से ही की गई, जहां घंटी बजाकर कोई भी मास्क ले सकता है। वहां पहुंचने वालों को हाथ सैनिटाइज कराकर ही मास्क दिया जाता है। कोई भी आकर के यहाँ पे निःशुल्क मास्क ले सकता है और 2,000 के चालान से बच सकता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया था। इसलिए लोगों को मुफ्त मास्क देने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सभी 114 वार्ड में इस तरह के बैंक खोलने की योजना बनाई है। ये कोशिश है कि लोगों को फ्री में मुफ्त में यहाँ से मास्क मिल सके, ताकि वो मास्क लगाए रहें, बीमारी से भी बचें। बताया गया कि ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहेगा। लोग चाहें तो मास्क दान कर भी लोगों की मदद कर सकते हैं।